बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल में अभी चंद माह बाकी हैं, लेकिन एक हाइप बनती नज़र आ रही है जो पहले हमें इस तरह का नहीं नज़र आता था। और इवेंट से कुछ दिन पहले ही शायकीन इसमें दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब अगर हम सोशल मीडिया को देखें और इधर देखें तो हर कोई पीएसएल पे ही बात कर रहा है। यकीनी तौर पर इसमें बड़ा किरदार ये है कि जो दो नई टीमें फ़रोख्त हुई और ओपन उसकी नीलामी हुई, जिसमें लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली। और पहली टीम जो फ़रोख्त हुई 1.75 हैदराबाद की, वो कि जो दूसरी टीम फ़रोख्त हुई 1.85 से सियालकोट, वो रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन इसकी वजह से इवेंट में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिटेंशन हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, डायरेक्ट साइनिंग, पीसीबी भी काफ़ी फ़ाल है और नित नई बातें हर रोज़ सामने आ रही हैं, जिस वजह से पीएसएल इस बार लग रहा है बिल्कुल एक नए अंदाज में होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। आज हमारे शो में मेहमान होंगे फवाद सरवर। हैदराबाद फ्रेंचाइज उन्होंने ख़रीदी है, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है, डैलस अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्रिकेट में कैसे आए और अब टीम ख़रीद ली है तो आगे क्या इरादे हैं, किस प्लेयर को लेना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल जो आपके जहनों में भी है, मेरे जहनों में भी है, इनसे पूछते हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और सबसे पहला सवाल वही कि पीएसएल की टीम ख़रीदने का ख़्याल आपको कैसे आया, और क्या ये सोचा था आपने काफ़ी पहले ही कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी कोई आएगी तो मैं भी इसमें शरीक होऊंगा? लेकिन हम क्रिकेट के शौकीन हैं, तो शौक जो है वो बढ़ते से बढ़ता ही गया। तो जाहिर सी बात है, कुछ अपॉर्चुनिटीज जैसे पीएसएल की हैं, इस तरह से और भी दूसरी थी। हम लोग तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे यूएस लेवल पे, या थोड़ा सा बाहर हम टूर वगैरह कर लेते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे। तो पीएसएल जब उन्होंने किया तो फिर हमने इसकी तरफ भी सोचना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि फिर मोमेंटम बढ़ता गया, माइंडसेट भी इस तरफ आता गया। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने चल ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं जाके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया। जो पीसीबी ने रोड शो किया था एक यूएस में भी, क्या उसमें शिरकत के बाद आप सीरियस हुए टीम लेने के लिए, या पहले ही आपने बस जहन में रखा हुआ था कि नहीं टीम तो मुझे खरीदनी है? नहीं, उससे पहले क्या था, रोड शो आई थिंक अच्छा इन्होंने किया था। आई थिंक उससे काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बना है इन लोगों के लिए। हमारा जो इंटरेस्ट था वो उससे पहले का ही। शायकीन में बड़ी दिलचस्पी है कि जो हैदराबाद फ्रेंचाइज है उसका फुल नेम अभी सामने नहीं आया, ना ही लोगों की अनवीलिंग हुई है। तो कितना इंतज़ार और करवाएंगे आप? देखिए, सारी चीज़ें रेडी हैं, बस उसको अच्छे तरीके से जो हमने लॉन्च या जिस तरह से हम उसको करना चाहते हैं, आई थिंक अप्रोप्रिएट विंडोज देख रहे हैं डेट्स की। और अभी पीसीबी की तरफ से भी मेरे ख्याल में शायद अभी इन्होंने बताया, मुझे बता रहे थे कि आई थिंक ऑक्शन इज समवेयर अराउंड 10th और 11th। तो हम चाह रहे थे कि उसके करीब आके करें। और बैक एंड में जो हम लोगों की जो टीम है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर भी चल रहा है। तो एक अप्रोप्रिएट विंडो देख के हम उसको फिर एक बहुत अच्छा सा इवेंट करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट आवर इंटेंशन। अमेरिका में क्रिकेट स्टेडियम्स भी हैं सुना है आपके पास, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, ह्यूस्टन में हम लोग ने लास्ट ईयर एक्वायर किया था एक प्रॉपर्टी, और वो वहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेडियम एग्जिस्ट करता है। मूसा के स्टेडियम के नाम से था वो। तो फिर हमने वो एक्वायर करके उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड्स की तरफ लेके जा रहे हैं, टू मेक श्योर इट्स अप्रोप्रिएटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके हिसाब से करें। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसमें फ्लड लाइट्स होंगी, ऑब्वियसली काफ़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी करेंगे ताकि ब्रॉडकास्टिंग और वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो, जस्ट लाइक एनी अदर, जिसको कहते हैं ना कि अच्छे स्टैंडर्ड जो होते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशंस में स्टेडियम में। तो उस हिसाब से बाकी जो दो जगह हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम एनडीएज, और उसके हिसाब से भी वहाँ पे भी काम अब इनिशियल स्टेजेस में चल रहा है, जिसमें परमिट्स और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी उसके ऊपर भी अपडेट्स मिल जाएंगे ऑफिशियल। जो अमेरिका में आपकी टीम है जो लीग वगैरह में खेलती है, उसमें तो पाकिस्तान समेत कई ममालिक के खिलाड़ी भी शामिल है ना? जी हाँ, पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी होते हैं, श्रीलंका, कुछ बांग्लादेश से भी हैं, वेस्ट इंडीज से, साउथ अफ्रीका से। तो काफ़ी अच्छा मिक्स है यहाँ। क्या उनमें से भी कुछ प्लेयर्स को आप चाहेंगे कि पीएसएल की जो आपकी फ्रेंचाइज है उनमें शामिल करें? इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही होगी हम लोगों की, अगर दे आर फिटिंग द क्राइटेरिया। और ऑब्वियसली ये सारा कोचेज और उनके ऊपर ही डिपेंड होगा। कोशिश तो हमारी यही होगी कि जो हमारे प्लेयर्स हैं एंड जो यूएस में हैं, हम लोगों के काफ़ी अरसे से हम लोगों के साथ चल रहे हैं,
ऑब्वियसली बहुत अच्छी और खुशी मेरे लिए तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं होगा कि वो लोग भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करें। जो नीलामी हुई उसमें आप लोगों ने बड़ी बड़ी बोलियां लगाई, तो क्या पहले से ही जहन में था कि हमें इसी तरह करना है? ये हिकमत अमली का आपके हिस्सा था, या फिर जब आए तो फिर जो मौका देखा और उसके बाद फिर ये किया? देखिए, हमने अपनी इवैल्यूएशन की हुई थी और हमारे अपने कुछ जो वर्क हमने किया हुआ था उसके हिसाब से हमें कुछ अंदाज़ा था कि किस तरह से जा सकती है और कहाँ पे होनी चाहिए। इन स्पाइट के आप लोग काफ़ी अरसे से मुझे पता है कि ये होता था कि पैसे नहीं बन रहे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन देखें आउटसाइड वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से देखा जाता है और हम भी इसको डिफरेंट तरीके से देख रहे थे और काफ़ी नॉलेजेबल जिन लोगों के जो फर्म्स होती हैं उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी कंसल्टेशंस ली थी, जिसकी बेस के ऊपर फिर हमने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि ओके अब हमने जाना है इस पे, तो किस तरह से जाएंगे, एज फार एज कि हमने किस तरह से ऊपर जाना है, कितनी बिड करनी है, वो हम लोगों ने एटलीस्ट मेरी तरफ से तो इंस्ट्रक्शन सबको ये थी कि देयर इज़ नो लिमिट। हम लोगों को जो विनिंग बिड होगी वही हमारा एक नंबर होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से जा रहे थे ऊपर, तो काइंड ऑफ लाइक हमने बोला कि ठीक है, दिस वी वर वेरी कंफर्टेबल, तो हमने फिर उसी हिसाब से अपनी बिड्स बढ़ाई। यानी अगर बात 2 अरब तक भी जाती तो भी आप जाते हो सकते? बिल्कुल जाते, बिल्कुल जाते। शायद आप डॉलर्स में कमाते हैं और ये टीम रुपीस में थी, तो पता ना लग रहा हो इतना। देखिए, अमाउंट तो यूनिवर्सली कहीं पे भी चले जाएं, चाहे वो आप उसको रुपीस में देखें या डॉलर्स में देखें, वो अमाउंट हमेशा से हर जगह पे इम्पैक्ट करेगा किसी भी मार्केट में आप हो, एज लॉन्ग एज मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है उसकी आप अच्छे तरीके से वैल्यूएशन देखें और उसको आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, एंड इफ दैट मेक्स सेंस टू यू देन ऐसे जो है ना फिर वो मैटर नहीं करता एट दैट पॉइंट, यू नीड टू गो एंड गेट दैट। जब आप नीलामी में शरीक हुए थे, टेलीविजन पे लाइव चल रहा था, उस वक्त आपका एक जुमला बड़ा वायरल हुआ, एक क्लिप थी कि आपका भाई आज कुछ करेगा, दुआ करें। तो क्या वो पहले से सोचा हुआ तो कुछ कहेंगे ऐसे, या बस उसी वक्त जहन में आया था? मेरा ओरिजिनली कोई भी प्लान नहीं था कि मैं वो ऑक्शन टेबल पे बैठूं, वो हम अपनी जो टीम लेके आए हुए थे उन्होंने ही करना था, लेकिन आई थिंक थोड़ा पीसीबी की तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में आप यहाँ पे रहिएगा। तो उसी टाइम जब मैं बैठा हुआ था वहाँ पे इंट्रोडक्टरी एक आई थिंक वो चल रही थी, तो उसमें वो आके उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी, तो बस वो एक जो नेचुरली जो चीज़ नेचुरल फ्लो में जो बात आई थी वो मैंने कर दी, इस तरह से कोई इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी कोई। आपके साथ जो 2 ख़वातीन मौजूद थी, जिनमें से एक बिडिंग भी कर रही थी, तो वो काफ़ी उनका भी सोशल मीडिया पे चर्चा रहा, वो आपकी कंपनी की है? जी जी, मेरे लिए एक तो मोनिका है और एक लॉरा हैं, फिर उनके साथ सलमान थे और इकरा थे, तो ये लोग फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लेके आए। आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यकीनी तौर पर जो टीम आपने हैदराबाद के नाम से ख़रीदी है इसी वजह से है, पहले से आपने सोचा हुआ होगा? जी जी, हैदराबाद जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि जब हमें ये पता थोड़ा सा चला कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ऑक्शन के अंदर, तो आप कोई सी भी सिटी को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वहाँ से ही एक्चुअली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली बढ़ गया था और कोई और सिटी माइंड में नहीं थी, हैदराबाद था। और आई मीन देखिए, नेचुरल तो यही है ना कि मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मेरे बहन भाई भी वहीं पैदा हुए, हमारे वालिदैन ने हमें वहीं पाल पोस के बड़ा किया था, तो उसके अलावा और कहाँ जाऊँगा, वहीं पे करना था, तो उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी माइंड में। अब तो आप अमेरिकन हैं और जो अमेरिकन होते हैं उनका माइंडसेट कुछ अलग ही होता है, तो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज आपने ली है उसको किस अंदाज में चलाने का इरादा है आपका? देखिए, मेरी तरफ से तो यही है कि जो हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी मैनेजमेंट ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 इम्पोर्टेंस जो होती है हमारी, वो हमारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, हम किसी भी लेवल के हों, कोई भी बैकग्राउंड हो उनका, हम मेक श्योर करते हैं कि सबसे पहले उनकी एक रिस्पेक्ट जो है उसको एक इंटैक्ट रखा जाए और उनको जहनी तौर पे उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि अगर आप ज़हनी तौर पे बहुत सारी सोच में बिजी होंगे तो आप फिर सही तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा नहीं सकते। तो हम लोग हर तरह से ख्याल करते हैं, उनको फील नहीं होता है कि उनको
फाइनेंशियल किसी किस्म का बर्डन है उनके ऊपर, हेल्थ केयर का बर्डन है या कोई भी और एक्सेसिबिलिटी लाइफ के अंदर जो है उनका नहीं होता है, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फिर क्रिकेट पे होता है, उनकी अपनी ट्रेनिंग पे होता है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हम लोगों ने न्यूट्रिशनिस्ट भी रखे हुए हैं, ट्रेनर्स भी रखे हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं इन लोगों के लिए। तो उसी तरह से हम, जाहिर सी बात है PSL एक बड़ा स्केल है तो हम उसको उसी हिसाब से स्केल अप कर रहे हैं और आप देखेंगे देयर विल बी अ नोटेबल डिफरेंस। पहली बार इस बार PSL में ऐसा हो रहा है कि प्लेयर्स को जो ऑक्शन के जरिए मुंतखब किया जाएगा, किन तौर पे खिलाड़ियों को तो उसका फ़ायदा हो गई। इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? इससे अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है PCB चेयरमैन ने, मैनेजमेंट ने। इसके अलावा कोई सेंस बनता नहीं है किसी भी चीज़ का। दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स पे ले जाए, मैं खाली क्रिकेट की एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि उस लीग में भी ये होता है, उस लीग में होता है। आपके सामने सारे इस वक्त डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं और वहाँ पे भी यही तरीका होता है। यू नीड ऑक्शन का मतलब खाली प्लेयर्स का फ़ायदा नहीं है, उसमें टीम ओनर्स और टीम ब्रांडिंग हर तरह का फ़ायदा होता है, बिकॉज आप सही तरीके से वैल्यूएशन देते हैं। आज अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उस टाइम के हिसाब से जो उनका हक बनता है वो उस हिसाब से, बल्कि उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और फिर इसकी वजह से आपको जब पता है कि प्लेयर्स को भी कि अगर ऑक्शन में जाना है या ऑक्शन के थ्रू प्रोसेस होगी चीज़ें, तो वो एक एक्स्ट्रा गियर आपको मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के अंदर, क्योंकि आप ऑक्शन में फिर अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है लीडिंग अप टू द ऑक्शन, वहाँ पे आपको फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। मैं तो इसको 100% एंडोर्स करता हूँ और आई थिंक हम लोग वाहिद ग्रुप थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश किया था, एंड देन लेटर ऑन फिर सब जाहिर सी बात आना पड़ा उनको भी इस चीज़ के ऊपर। डायरेक्ट साइनिंग का भी PCB ने इख्तियार दिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है PSL की हिस्ट्री में कि एक प्लेयर कोई फ्रेंचाइज मुंतखब कर सकती है, फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन शर्त यह है कि पिछले साल की PSL में वो शरीक ना हो। तो कोई प्लेयर जहन में है आपके? आई थिंक मेरे जहन में तो बहुत सारे नाम आते हैं। उनकी भी इंगेजमेंट देखनी पड़ेगी, वो अगर फारिग होंगे। मुझे इतना पता है कि जो हमारे इस वक्त कोचेस, मैनेजमेंट और ये सारे ऑपरेशन हैंडल करते हैं तो वो काफ़ी एक्टिव हैं बैकग्राउंड के अंदर, एंड दे आर उनको काफ़ी डिफरेंट अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनके हिसाब से वो देख रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। विल सी क्या होता है इस चीज़ पे। इन अच्छे प्लेयर्स में तो एक आध नाम तो कोई बता दें। हम लोग जो हैं, मेरा नहीं ख्याल मुझे अच्छा लगता है बोलते हुए। इस वक्त मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि फ़िलहाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो पीछे हो रही हैं। लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा आपको मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा। कप्तान के हवाले से आपने क्या सोचा है? आपकी फ्रेंचाइज का कैप्टन पाकिस्तानी कोई खिलाड़ी होगा या किसी फॉरेन क्रिकेटर को जिम्मेदारी सौंपेंगे ये? नहीं, देखें, कैप्टनसी जो है ना, ये भी एक, ना इसमें कोई पाकिस्तानी ना कोई ओवरसीज किसी का कोई इस चीज़ में कोई हक नहीं इस तरह से है कि बाय डिफ़ॉल्ट उनको मिल रही है, क्योंकि वो ना या तो वो सीनियर प्लेयर हैं या उनका नाम बड़ा है। हमारा अपना एक तरीका है जिसके ऊपर हम करते हैं। ऑब्वियसली वो बातचीत के साथ और उस पर होगा, और जो बेस्ट हमारे नज़र में ऑप्शन होगा हम करेंगे। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ कि कैप्टन है, कैप्टन तो हर किसी को भी बना सकते हैं आप, लीडर की बात होती है। तो वी आर लुकिंग, जो प्रॉपर हमें लीडर ऑफ मैन नज़र आएगा हम उसके ऊपर जाएंगे, अब वो चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो। बाबर आजम तो आपको बहुत पसंद है, और अगर चांस बना तो उनको टीम में शामिल करने की कोशिश होगी? ऑफ कोर्स चांस बनेगा तो हम 100% ट्राई करेंगे। ये मैं, मेरे ख्याल में जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि बाबर आजम इज़ माय फेवरेट प्लेयर और मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है कि उस पर मेरे ख्याल में सब ने ही कोशिश करनी है। तो ख्वाहिश तो यही है बाबर आजम के बारे में। PCB ने रिटेंशन पॉलिसी में भी एक तब्दीली की है। पहले जो पुरानी फ्रेंचाइज थी 8 खिलाड़ी बरकरार रख सकती थी, अब उनको 4 प्लेयर्स रखने की इजाज़त है। उनमें भी एक एक कैटेगरी का एक, यानी कई प्लेयर्स फ्री भी होंगे। तो कोई सोचा है आपने ऐसा प्लेयर कि यार इसको बस शामिल कर लूँगा टीम में अगर ये आया तो? नहीं, फ़िलहाल तो हमने कोई भी इस तरह से नहीं है। हम वेट करेंगे जब तक लिस्ट नहीं आती और कौन सी टीम में किनको रिटेन करेंगी, फिर उसके बाद ये फैसला होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो बाद में ही पिक कर सकते हैं।
तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो तो बाद में ही पता चलेगा जब वो रिटेंशन करेंगे। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आई थिंक कि ये थोड़ा सा मैंने सुना भी है इस चीज़ के ऊपर कि काफ़ी हुआ भी है कि इतने सालों से आप टीम के साथ थे तो ये था वो। देखिए बात सुनिए, स्पोर्ट्स के अंदर और थोड़ा सा मेच्योर तरीके से अगर आप सोचेंगे ना तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि हमारा इतने साल से था, ये था वो था, सब की चीज़ें होती हैं। सब फेयर स्टार्ट जो होता है ना, जब कभी कोई नया आते हैं तो आपको नए तरीके से स्टार्ट करना होता है। तो पर्सनली आई एम हैप्पी विद द डिसीजन जो पीसीबी ने लिया है, लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि जीरो से सबका स्टार्ट होता है, नो रिटेंशन। इसके अंदर ये कोई गिवन या एंटाइटलमेंट नहीं है कि भाई आप अगर 10 साल से कर रहे हैं तो मतलब वही उसी तरह से चलता रहेगा। अभी मैं इस चीज़ को बाय नहीं करता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल लोगों के माइंड में हो सकती है बातचीत, मेरे जहन में नहीं है। और मैं अपनी बात बिल्कुल दो टोक तरीके से ही करता हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए कि हमारी टीम ये हो जाएगा तो हमारा वो हो जाएगा तो फलाना, doesn't make sense। कोचेस के हवाले से आपने क्या फैसला किया है, किसे जिम्मेदारी सौंपेंगे अपनी टीम की कोचिंग की? जी हमने कोचेस के अंदर एक्चुअली फैसला कर लिया है और हम हेड कोच में जेसन गिलेस्पी जो हैं वो हमारे कोच होंगे और उनके साथ असिस्टेंट कोचेस के अंदर क्रेग वाइट हैं और ग्रैंट ब्रैडबर्न हैं। एनालिस्ट जो हैं हमारे फ्रेडी वाइल्ड होंगे, हमारे ट्रेनर हैं अपने, अब सॉरी मैं थोड़े से नाम जहन में इस वक्त नहीं आ रहे, बट जेसन गिलेस्पी, क्रेग वाइट और ग्रैंट ब्रैडबर्न। ईएसएल का फाइनेंशियल मॉडल थोड़ा अलग है और फीस अलग होती है, लेकिन जो सेंट्रल इनकम पूल है उसमें सबको यकसा हिस्सा मिलता है। यकीनी तौर पे जब आप टीम खरीद रहे होंगे आपको पता होगा ये, तो इससे मुतमईन है आप? देखिए मेरे ख्याल में ये बाद में बात की जाए तो बेहतर है, वरना देखें अभी जो ऑक्शन के ऊपर ही काफ़ी शोर शराबा मचा है तो इसके ऊपर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिलहाल उस तरह से हम सोच नहीं रहे हैं, एटलीस्ट मेरे जहन में तो अभी नहीं आई ये बात। आई थिंक वन ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी हमारे सामने तो फिर व्हेन इज द एप्रोप्रिएट टाइम फिर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान की फीस सालाना 1 अरब 8 करोड़ थी तकरीबन, लेकिन वो उससे ही उनको काफ़ी इशूज़ हो रहे थे, अब तो टीम उन्होंने छोड़ भी दी है। आपने जो टीम खरीदी है वही 1.75 की टीम शुरू से ही आपने ली है, तो क्या लगता है शुरू से प्रॉफिट में आएंगे या जो आपने टीम ली है ये नफ़ा नुकसान का सोचा ही नहीं और सिर्फ इसलिए लिए कि शौक है आपको क्रिकेट का? प्रॉफिट का तो सोच के कुछ नहीं इस तरह से किया है। गलत बात होगी अगर मैं बोलूँगा कि जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका आरओआई या उसको किस तरह से आप वैल्यू करते हैं वो ऑफ कोर्स हकीकत है, लेकिन जो स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना उसको प्रॉफिट एंड लॉसेस में नहीं देखा जाता है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में उसका चीज़ का बताऊंगा। तो अनफॉर्चुनेटली अब तक जो हम लोगों ने सारी चीज़ें या सुनी हैं या देखी हैं या जो फीडबैक हमें मिलता रहा है पीएसएल की तरफ से वो यही था कि प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर ही बात होती थी। इट्स अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। जो क्रिकेट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, चाहे वो फ्रेंचाइज हो जाए या कोई दूसरी आईपी होती है क्रिकेट की, इट्स अ टोटली डिफरेंट वे और मॉडल होता है, ये वैल्यू बेस होती है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि इसको आपको रियल एस्टेट की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ये एक एसेट होता है लॉन्ग टर्म जो ब्रांडिंग और उसके थ्रू आप उस चीज़ को लेके जाते हैं आगे। सो और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर दें तो मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता सकता हूँ कि वी ऑलरेडी आर इन प्रॉफिट जो हमारे करंट ऑपरेशन जो क्रिकेट के चल रहे होते हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू टू कंटिन्यू रनिंग पीएसएल फ्रेंचाइज विदाउट हैविंग एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन आवरसेल्फ। जो दीगर ओनर्स हैं टीमों के पीएसएल के, उनके साथ कभी बातचीत हुई, कोई मुलाकात हुई, कैसे लगे आपको वो? ज़्यादा तारुफ नहीं है, मैं नदीम उमर भाई जो हैं उनसे मेरा पिछले 2-3 साल से उनके साथ तारुफ है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बहुत केयर भी करते हैं, बहुत कर्टियस हैं। उसके अलावा मेरा किसी से इतने ज़्यादा एक्सटेंसिवली कोई जान पहचान नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर दे आर वेरी वेरी गुड पीपल। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उस चीज़ में भी फ्रैंकनेस शायद आती रहेगी इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मौका मिले, इख्तियार मिले, तो पीएसएल में क्या तब्दीली देखना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो तब्दीली जो मैं जिस चीज़ का एडवोकेट है वो ये है कि हमारा सैलरी कैप ऊपर होना चाहिए और ठीक ठाक ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा देखें सिंपल सी बात होती है, अपनी प्रोडक्ट को ही अगर आप वैल्यू सही तरह से नहीं करेंगे तो फिर दूसरे से आप क्या स्पॉन्सर्स हो गए या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए उनसे आप किस तरह
किस तरह से वो चीज़ें जो है उनसे भी आप अपनी अप्रोप्रिएट और वैल्यूएशन के हिसाब से आप लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपना सैलरी कैप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक थोड़े से चैलेंजेस आते रहेंगे। इस दफ़ा बहुत अच्छा किया कि एटलीस्ट इन्होंने थोड़ा बढ़ाया। आई रियली थिंक कि सैलरी कैप शुड बी मच हायर, दैट शुड बी वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। कभी सोचा है कि पीसीबी को ऑफर करेंगे कि यूएस में भी मैचेस कराएं पीएसएल के, या कोई एग्जीबिशन मैचेस वगैरह कराए जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ आपके पास स्टेडियम भी है और लोगों को शौक भी है बहुत वहाँ के क्रिकेट का। देखिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंस है। लेकिन अगर इनका कभी भी इरादा हुआ पीसीबी का, पीएसएल का, कि वो यूएस में आना चाहेंगे, सो वी विल डू एवरीथिंग जो हम कर सकते हैं और उनको हम अकोमोडेट करेंगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम का हाल कोई इतना अच्छा है नहीं, तो अब ज़ाहिर है आपने हैदराबाद के नाम से टीम खरीदी है, तो सोचा है वहाँ के स्टेडियम को अपग्रेड करने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? वो हम 100% हमारी जब हमने अपना इंटरेस्ट शो किया था तो पहला सवाल ही हमारा उसमें यही था कि क्या आप हमें नया स्टेडियम को अपग्रेड करने की इजाज़त देंगे और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमें प्रोसेस करना है। तो वो सवाल कोशिश करनी है, वो 100% हम करेंगे। तो और पीसीबी जो है उस चीज़ के ऊपर हमारे लिए साथ 100% उन्होंने माफ़ी जाहिर की है कि दे विल डू व्हाटएवर दे कैन टू अकोमोडेट, कि ताकि हम फिर उसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू करें। पीएसएल का शेड्यूल इस बार भी आईपीएल के साथ मुतसादिम होगा और दोनों लीग्स एक साथ चल रही होंगी। आपको क्या लगता है, इससे कोई इशू होगा या सब ठीक है? देखिए मैं कुछ इतना फॉलो करता नहीं हूँ कि कौन किस टाइम पे चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा तो इंटरेस्ट पीएसएल में है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस टाइम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम जिस चीज़ में शामिल होंगे हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, देखिए एंटरटेनमेंट और क्रिकेट भी, स्पोर्ट्स भी एंटरटेनमेंट ही होती है। एट ए टाइम बहुत सारे टीवी पे शोज़ भी चल रहे होते हैं, मूवीज़ भी आई होती हैं। हर चीज़ की और हर प्रोडक्ट की अपनी एक डिमांड होती है और उसकी फॉलोइंग होती है, वो पीछे नहीं हटती रिगार्डलेस कि किस टाइम पे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद सरवर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, कई इम्पोर्टेंट बातें भी आपने बताई, फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे इंशाल्लाह। फवाद सरवर की गुफ्तगू आपने सुनी और काफ़ी एनर्जेटिक शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने अपने प्लान से आगाह किया कि किस तरह टीम को आगे लेकर जाएंगे। ये साथ में इन्होंने ये भी कहा कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है इस दफ़ा प्लेयर्स का इंतखाब ऑक्शन के ज़रिए हो रहा है। उनको मौका मिला तो उन्होंने बताया बाबर आजम की फेवरेट प्लेयर है, उनको ज़रूर साइन करेंगे। कैप्टन के हवाले से तो अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन जेसन गिल्स्बी को इन्होंने हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। साथ में इन्होंने और भी कुछ अपने फ्रेंचाइज के हवाले से जो बातें बताई आपने सुनी, यकीनी तौर पे आपको पसंद आई होंगी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।